हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में बताऊंगी, जिसका मैंने दूसरा पार्ट भी बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, अर्लियर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011। पहले जो हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल था ये 2011 में आया था। बाद में इसको नाम बदल के ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कर दिया गया। मैंने ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 पर एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि जो हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंक्रीज्ड यूज एंड डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, along with this their production is also increasing. Example: mobile phone, computer, laptop, server, data storage device, photocopying machine, refrigerator, air conditioner, etc. We generate a large amount of e-waste. तो ये क्या कह रहा है कि आज के टाइम में जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है और अब होती भी जा रही है। तो जैसे हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, तो ये इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ही लार्ज अमाउंट पे इनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो उस डिमांड को देखते हुए जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, उनका जनरेशन भी लार्ज अमाउंट में हो रहा है। तो ई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को हम शॉर्ट में ई यानी ट्रिपल ई से डिनोट करते हैं। हैव वैल्यूएबल मटेरियल एंड हजार्डस टॉक्सिक सब्सटेंस। इसमें जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं, इसमें हमारे खतरनाक सब्सटेंस होते हैं, और टॉक्सिक मीन्स जहरीले जहरीले सब्सटेंस होते हैं। इफ़ केप्ट सेफली इन होम शॉप इट मे नॉट कॉज एनी हार्म। अगर इनको सेफली घरों में, शॉप्स पर अगर इनको सेफली रखा जाए तो ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बट इफ ई वेस्ट इज ओपन एंड यूज्ड फॉर रिकवरी ऑफ यूजफुल कंपोनेंट और मटेरियल्स, if the material is disposed of in an unsatisfied unscientific manner or in the open, there may be health hazardous and damage to the environment. अगर इनको हम शॉप पर या फिर होम्स में अगर हम इनको सेफली स्टोर करके रख रहे हैं तो ये किसी भी तरीके का हम नहीं पहुंचाएंगे। बट अगर हम इसको खुले में रख रहे हैं, या फिर हम जो भी ई वेस्ट है उसमें से जो भी उसमें कॉस्टली मटेरियल या कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स जो रीयूज हो सकते हैं, अगर उनको हम अनसेफ तरीके से उनसे उस इक्विपमेंट से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए और साथ ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये बताया गया है इसके इंट्रोडक्शन में। अब दूसरा बात करते हैं नेम की। तो इस एक्ट को क्या नेम दिया गया था, तो उसको नेम दिया गया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। और ये लागू कब हुआ था? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 2016, यानी कि 1 अक्टूबर 2016 को होल इंडिया में ये लागू हो गया था। तो इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की? This rule applies to every producer, manufacturer, consumer, wholesaler, consumer, collection center, dealer, e-retailer, refurbisher, dismantler and recycle। तो एप्लीकेशन में ये बताया गया है कि इस एक्ट में कि ये रूल किस किस पर अप्लाई होगा। तो ये किस पर अप्लाई होगा? जो भी प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कंज्यूमर हैं, होलसेलर हैं, कलेक्शन सेंटर्स हैं, डीलर हैं, ई रिटेलर हैं, डिसमेंटलर हैं, रिसाइकलर हैं, इन सब पर ये रूल लागू होगा। इस पर जो ई वेस्ट का जनरेशन कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और डिस्पोज कर रहे हैं, ये हर एक पर ये नियम लागू होगा। दोज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, सेल, ट्रांसफर, परचेज, कलेक्शन, स्टोरेज ऑफ ई वेस्ट, बट डज नॉट अप्लाई wearing products that enable electrical and electronic equipment to function include components, consumable parts and accessories। मतलब कि जो भी हमारा ई वेस्ट है, इसका जो भी ट्रांसपोर्ट देख रहा है, परचेज देख रहा है, कलेक्शन देख रहा है, स्टोरेज करके रख रहा है, ये उस पर लागू होगा। बट जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं या फिर जो उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं, उनको जो स्टोर करके रखता है, ये उस पर लागू नहीं होगा। तो देखो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिस पर ये लागू होना चाहिए, जिस पर नहीं लागू होना चाहिए। तो इसमें ए नंबर बोला गया है कि बैटरीज कवर्ड अंडर द बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001, यानी कि बैटरीज जो हैं वो कवर्ड होनी चाहिए। आपने देखा होगा लेड एसिड बैटरी कवर्ड होती हैं, तो बैटरीज कवर्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए भी बैटरीज के लिए भी एक रूल बनाया गया है जो कि 2001 में बना था। ठीक है, दूसरा है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एज डिफाइंड इन द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो 2006 में एक्ट बना था जो कि हमारे स्मॉल, मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए था, तो उसकी बात की गई है। ठीक है, फिर है रेडियो एक्टिव वेस्ट एज कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ठीक है, तो 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना था, जिसमें जो भी हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इस एक्ट में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग कवर्ड होना चाहिए। तो ये बात बताई गई है इस एक्ट के बारे में, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में, कि ये किस पर लागू होता है, किस पर लागू नहीं होता है और किस तरीके से लागू होता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। अब आगे बात करते हैं हम शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में बताया गया है कि कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, इसकी कैटेगरी को बताया गया है। इसमें 2 कैटेगरी रखी गई है।
एक तो है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी, एंड टेलीकम्युनिकेशन मीन्स होता है दूरसंचार। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं उन कैटेगरी में किस किस को रखा गया है। सेंट्रलाइज डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, इसमें क्या आते हैं हमारे मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर्स आते हैं। पर्सनल कंप्यूटिंग में हमारा सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं, विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर। थर्ड है हमारा प्रिंटर इंक्लूडिंग कार्ट्रिज। फोर्थ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, यूजर टर्मिनल एंड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो जाते हैं टेलेक्स, ठीक है। और ये जो सारे हैं हमारे, टेलीफोन हो गया, कोडलेस हो गया, फेसिमल हो गया, आंसर सिस्टम हो गया, ये सब हमारे किसमें आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सेकंड कैटेगरी है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इसमें हमारा टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लैंप जो भी है, फ्लोरोसेंट मरकरी लैंप और एसी वगैरह को रखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो इस एक्ट में डेफिनेशंस भी बताई गई हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, एंड ऑफ लाइफ क्या होती है, इन सब की डेफिनेशंस इसमें बताई गई है। तो आइए डेफिनेशन समझ लेते हैं। बल्क कंज्यूमर क्या होते हैं। बल्क कंज्यूमर मीन्स होता है बल्क यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसीज, पार्टनरशिप एंड public or private companies that are registered under the Factories Act 1948 and the Company Act 2013, and healthcare facilities which have turnover of more than 1 crore have more than 20 employees। यानी कि बल्क कंज्यूमर कौन हो गए। बल्क कंज्यूमर मतलब होता है थोक विक्रेता, थोक यूजर्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं इनका जो लार्ज क्वांटिटी में जो इनका यूज़ करते हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है हमारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, तो यही हमारे थोक विक्रेता होते हैं। अब इसमें देखो क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गए, पब्लिक सेक्टर्स हो गए, बैंक हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंटरनेशनल एजेंसीज हो गई, ठीक है, और प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज हो गई। तो ये सब जो है बल्क कंज्यूमर की कैटेगरी में आती हैं। तो इनके लिए भी जो फैक्ट्री एक्ट बना था 1948 और जो कंपनी एक्ट बना था 2013, तो उसके अकॉर्डिंग इनको भी बल्क कंज्यूमर की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और अब जैसे कैसे कितना क्वांटिटी है कि कैसे बताएंगे कि ये बल्क कंज्यूमर होगा, तो इसके लिए बोला गया कि जिसका टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, यानी कि जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर मोर देन 20 एम्प्लॉयज़, या फिर 20 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है, तो वो बल्क कंज्यूमर की कैटेगरीज में आएंगे, ठीक है। अब तो सेकंड डेफिनेशन समझ लेते हैं। कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग द बल्क कंज्यूमर। तो ये क्या कह रहा है कि कंज्यूमर मीन्स क्या होता है। तो कंज्यूमर वो लोग होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, बट वो बल्क कंज्यूमर्स नहीं होते हैं। यानी कि बल्क कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, बट ये जो होते हैं बल्क कंज्यूमर के अलावा जो कंज्यूमर्स होते हैं, हमारे जो पर्सन्स होते हैं, वो कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ क्या होती है। एंड ऑफ लाइफ द प्रोडक्ट मीन्स एंड ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स द टाइम व्हेन द प्रोडक्ट इज इंटेंडेड टू बी डिस्कार्डेड बाय द यूजर्स। इसका मतलब ये हो रहा है कि एंड ऑफ लाइफ का मतलब वो होता है जब जो प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जब वो किसी भी यूजर्स के द्वारा वो डिस्कार्डेड कर दिया जाता है, वो उसके द्वारा त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, या यूजलेस हो जाता है, तो उस टाइम को हम उस प्रोडक्ट को एंड ऑफ लाइफ कह सकते हैं। मतलब कि इसकी लाइफ, इस प्रोडक्ट की लाइफ ओवर हो गई, खत्म हो गई, अब ये यूज में नहीं आएगा, तो उस टाइम पर उस प्रोडक्ट को एंड ऑफ लाइफ कहा जाता है। तीसरी हम बात कर लेते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, तो ई वेस्ट के बारे में पता होना जरूरी है। तो ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होल डिस्कार्डेड एज वेस्ट बाय द कंज्यूमर और बल्क कंज्यूमर एज वेल एज रिजेक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयर प्रोसेस। मतलब कि जो ई वेस्ट होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, जब वो डिस्कार्डेड किए जाते हैं कंज्यूमर या फिर बल्क कंज्यूमर के द्वारा, जब उनको त्याग दिया जाता है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा, रिफर्बिशमेंट के द्वारा, या फिर रिपेयरिंग प्रोसेस के दौरान जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस टाइम जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, रिसाइकलर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस मटेरियल को ई वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन और an entity or a company or a factory as defined in the Company Act 2013, small and medium enterprises as defined in the Factory Act 1948। और मतलब मैन्युफैक्चरर मीन्स होता है कोई भी पर्सन, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, जो कि किसके द्वारा डिफाइन की गई है, कंपनी एक्ट 2013 में जिसको डिफाइन किया गया है। अब 2013 में क्या बोला गया कि जो हमारे स्मॉल और मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस होती हैं, इनके लिए भी फैक्ट्री एक्ट जब 1948 बना था तो इनमें इसके बारे में भी डिफाइन किया गया था कि क्या बताया था, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 विच इज प्रोवाइडिंग
फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये बताया गया था हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2016 बना था, उसमें बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का जो बनाएगा, जो उसका मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, उसके लिए ये रूल्स प्रोवाइड कराए गए थे। फिर आ जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईपीआर जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या होती है? ईपीआर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फॉर चैनलाइज ऑफ ई वेस्ट टू इंश्योर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट। तो जिसमें क्या होता है कि ई वेस्ट को चैनलाइज करना होता है, ठीक है, प्रिकॉशंस ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में प्रिकॉशंस को कायम रखने के लिए। ईपीआर में कंप्राइज टू इम्प्लीमेंटिंग टेक बैक सिस्टम और सेटिंग अप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्शन सेंटर और बोथ एंड हैविंग एग्रीड एग्रीमेंट्स विद ऑथोराइज्ड डिसमेंटलर और रिसाइकलर अदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली थ्रू अ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स इन दियर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ईपीआर जो होते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसमें जितने भी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को या फिर ई वेस्ट का जो भी मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, उनको टेक बैक सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर उनको जो भी हमारा ऑथोराइज एजेंसीज होती हैं, उनको उनके एग्रीमेंट्स वगैरह हो गए, डिसमेंटलर रिसाइकलिंग हो गई, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना, और जो हमारा पॉल्यूशन बोर्ड होता है उससे ऑथोराइजेशन लेना। ईपीआर एक तरीके की परमिशन हो जाती है जो कि उनको किसी भी प्रोड्यूसर को लेनी होती है, ठीक है। तो वही हमारा ईपीआर होता है। अब बात करते हैं ऑथोराइजेशन की। ऑथोराइजेशन क्या होता है? मीन्स परमिशन। मतलब ऑथोराइजेशन क्या होता है? परमिशन होती है जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ली जाती है, और ये कौन लेता है? प्रोड्यूसर लेता है, यानी कि जिसमें हमने बताया तभी एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, टारगेट। इसमें क्या होता है? वो उनके जो भी प्लान्स होते हैं, टारगेट होते हैं उनके ई वेस्ट से रिलेटेड, उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं और ऑथोराइजेशन लेते हैं। तो वो अपना जो पूरा प्रोसेस होता है, अपना उनका जितना भी टर्नओवर होता है, उसके हिसाब से वो किसी भी जो हमारा पॉल्यूशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसको अपना टर्नओवर दिखा के फिर उनसे हर रिन्यूअल कराना होता है इसको हर 1 ईयर पे। उसके लिए वो ऑथराइजेशन लेते हैं ई वेस्ट का, ठीक है, अगर वो इसके एप्लीकेबल हैं तो। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मीन्स होता है पर्सन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर जो भी सेलिंग होता है या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो भी उनके सेलिंग के लिए जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन आ जाते हैं? डीलर हो गए, रिटेलर हो गए, ई रिटेलर हो गए। तो ये सब क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। तो मैन्युफैक्चरर, फर्स्ट नंबर इसमें क्या कह रहे हैं? मैन्युफैक्चरर एंड ऑफर्स टू सेल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड दियर कंपोनेंट और कंज्यूमेबल पार्ट्स और स्पेयर अंडर इट्स ऑन ब्रांड्स। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो उनके ऑफर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की सेल करने के लिए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो उनके ब्रांड के, मतलब अगर वो किसी ब्रांड का बना रहे हैं तो वो अपने ही ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करेंगे आप, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर होता है। और क्या होता है? ऑफर टू सेल अंडर इट्स ऑन ब्रांड असेंबल्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड दियर कंपोनेंट्स और कंज्यूमेबल पार्ट्स और स्पेयर प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर, ठीक है। तीसरा है ऑफर टू सेल इंपोर्टेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड दियर कंपोनेंट और कंज्यूमेबल पार्ट और स्पेयर, ठीक है। तो ये होती है प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिसाइकलर क्या होता है? रिसाइकलर मीन्स एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिसाइकलिंग एंड reprocessing of waste electrical and electronic equipment or assemblies or their component and having facilities as elaborated in a guideline of Central Pollution Control Board। यानी कि रिसाइकलर क्या होते हैं? जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको दोबारा से असेंबल करना या फिर उनको रीप्रोसेसिंग करना, रीयूज बनाना, ये जो काम करते हैं ये कौन करता है? रिसाइकलर करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनकी कुछ गाइडलाइन बनाई हुई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्हें काम करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको शेड्यूल 3 के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो हमारा मैनेजमेंट रूल बनाया 2016 उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई गई है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगी।